आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई। ये कहता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट के इक्वल होता है। और यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि इन दोनों को एक सेम टाइम में डिफाइन करना मुश्किल होता है। अगर आपको पोजीशन मिल रही है तो हम मोमेंटम इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, और अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है, यहाँ पर इसमें एक्स की जो वैल्यू है, सॉरी डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, जो कि हमने मीटर में लेना है। फिर आगे है डेल्टा पी। डेल्टा पी है अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी की अगर बात करें तो ये एम डेल्टा वी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम पी इक्वल एम वी होता है। तो यहाँ पर हम डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हैं? एम डेल्टा वी। जहाँ पर एम इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स डेल्टा वी इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम। यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी है, और एम जो है मास ऑफ पार्टिकल इन किलोग्राम है। यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये जो प्लैंक कांस्टेंट एच होता है और पाई होता है, इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करके मॉडिफाई कर रखी है। फिर आगे बात करते हैं, अगर हम एनर्जी और टाइम की बात करें तो ये भी इन दोनों के बीच में भी सेम रिलेशन होता है। तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इक्वल क्या होगा? इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अगर हम डेल्टा ई की बात करें तो डेल्टा ई जो होता है एच न्यू होता है, तो हम डेल्टा ई की जगह एच डेल्टा न्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर एच को एच से कैंसिल कर देंगे तो डेल्टा न्यू डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर और इक्वल देन क्या आ जाएगा? 1/4 पाई। यहाँ पर जो डेल्टा ई है वो अनसर्टिनिटी इन एनर्जी है, और जो डेल्टा टी है वो अनसर्टिनिटी इन टाइम है। एच जो हो गया प्लैंक कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। आगे है डी ब्रोगलीज थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के डुअल नेचर की जो डी ब्रोगली ने थ्योरी दे रखी है उसकी बात इसमें होती है। यहाँ पर हमें पता है ई इक्वल एम सी स्क्वायर भी होता है और ई इक्वल एच न्यू भी होता है। तो एम सी स्क्वायर और एच न्यू को हम अगर इक्वल करते हैं तो यहाँ पर हमें जो लेमडा की वैल्यू होती है, न्यू की वैल्यू सी अपॉन लेमडा होती है। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकलती है एच अपॉन एम सी। ये अगर ये हो जाएगी रेडिएशन के लिए, और अगर हमें पार्टिकल के लिए लेना पड़े तो हम सी की जगह पार्टिकल की वेलोसिटी लेते हैं, यानी कि वी लेंगे। तो एच इक्वल लेमडा इक्वल एच अपॉन एम वी हो जाएगा। एम वी किसके इक्वल होता है? मोमेंटम के। तो लेमडा इक्वल एच अपॉन पी हो जाएगा। ये जो है पार्टिकल के लिए हो जाएगा। यहाँ पर अगर लेमडा की बात करें तो लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है विथ पार्टिकल इन मीटर, जो हमने किस में लेनी है? वेवलेंथ एसोसिएट विथ पार्टिकल इन मीटर, ये हमने मीटर में लेनी है, जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। एच है जो है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, जिसको प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं। वी जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, और पी की बात करें तो पी लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। और ये जो है ये एप्लीकेबल फॉर होल यूनिवर्स है, इसको हम मतलब पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। आगे है रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 इक्वल माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है, जिससे हम इनको एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज अगर दी है तो टोटल एनर्जी दी है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आगे है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ nth सेल। nth सेल की एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी की बात करें तो एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, जहाँ पर जेड जो है एटॉमिक नंबर है और एन जो है सेल नंबर है। अब आर की बात करें रेडियस की तो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन होता है। वी वेलोसिटी की बात करें वी एन इक्वल 2.186 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड होता है। इनकी वैल्यू से ही आगे इनको फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे एनर्जी, हमें 2 लेवल्स की एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ई वन अपॉन ई टू निकालना है, तो मतलब अगर ई वन दिया है ई टू निकालना है तो हम इसके लिए ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को हटा दिया जाता है, और जो वेरिएबल होते हैं उनको
के रिलेशन बना दिए जाते हैं। जैसे E1/E2 लिखेंगे तो Z² 1/Z² 2 आएगा, और N² 2/N² 1 आएगा, क्योंकि n नीचे है तो 1 के सामने n का 2 आएगा और 2 के सामने n का 1 आएगा। आगे है, इसी तरीके से रेडियस और वेलोसिटी के केस में भी आप कर सकते हैं। आगे पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। इनकी बात करें, एक्साइटेशन एनर्जी, इनकी बात करेंगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये ई इनफाइनाइट। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को पूरे एटम से रिमूव कर दिया जाता है। इस केस में तो पूरे एटम से रिमूव कर देंगे तो यहाँ माना हमने E1 से रिमूव किया तो E1 से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कर दिया है, तो यहाँ पे मतलब ई इनफाइनाइट में भेज दिया है। तो ई इनफाइनाइट क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसकी एनर्जी चाहिए, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना लगेगा यहाँ से, तो यहाँ E1 से ई इनफाइनाइट तक का लगेगा। तो ई इनफाइनाइट में से E1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए ई इनफाइनाइट में से E1 को माइनस कर देंगे। ई इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, तो ये -E1 ही यहाँ पर रह जाएगा। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि E1 जो है खुद नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें तो एक्साइटेशन एनर्जी में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, बस इन्हीं एनर्जी स्टेट में क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वो क्या होगा, दूसरे या तीसरे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। अब दूसरे या तीसरे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जिस भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसकी हम बात करेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालने के लिए जिस भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है उसमें एक ऐड करेंगे, फिर उसमें से E1 माइनस कर देंगे। तो अगर एक्साइटेड स्टेट निकालना है तो En+1 माइनस E कर देंगे। इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव निकलेगी, क्योंकि ये क्या होगा, E1 की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेपरेशन एनर्जी की बात करें तो सेपरेशन एनर्जी का मतलब होता है एक्साइटेशन, एक्साइटेड हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमूव होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, En+1 से एक्साइटेड होगा तो En+1 को माइनस करेंगे ई इनफाइनाइट में से, तो ई इनफाइनाइट माइनस En+1। यहाँ पर En+1 ई इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी, तो सेपरेशन एनर्जी ओवरऑल En+1 के इक्वल आएगी। और ये जो En+1 है वो नेगेटिव होगा, तो ये ओवरऑल क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। आगे है अब स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की बात करें तो अगर इस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे, अगर किसी भी इनफाइनाइट एनर्जी लेवल या किसी भी एनर्जी लेवल से सीधे ग्राउंड स्टेट में आ रही है, सीधे नीचे आ रही है, किसी भी एनर्जी लेवल में से सीधा नीचे आ रही है, ग्राउंड स्टेट में आ रही है, तो हम इसको कहेंगे लाइमन सीरीज। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रही है जिसको एनर्जी लेवल 2 कहा है, तो कहीं से भी एनर्जी लेवल 2 में आएगी तो बामर सीरीज, एनर्जी कहीं से भी एनर्जी लेवल 3 में आएगी तो पाश्चन सीरीज, कहीं से भी एनर्जी लेवल 4 में आएगी तो ब्रैकेट, और कहीं से भी एनर्जी लेवल 5 में आएगी तो फुंड सीरीज कहेंगे। अब जो ये लाइमन सीरीज होती है, ये देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है, तो ये जो लाइमन सीरीज होती है यहाँ पर जो एनर्जी होती है कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट। फिर बामर सीरीज में विजिबल होती है, ये ध्यान रखना, अगर विजिबल पूछेंगे तो कौन किस में होगी, बामर सीरीज में होगी। फिर आगे पार्शियन में नियर IR होती है, ब्रैकेट में IR होती है, और फुंड में फार IR होती है। आगे एनर्जी की बात करें तो हमें पता है कि जो अल्ट्रा वायलेट होती है उसकी ज़्यादा होती है विजिबल से, फिर नियर IR की होगी, फिर मिडल IR की होगी, फिर फार IR की होगी। और कलर्ड सीरीज की बात करें तो हमें पता है कि सिर्फ बामर सीरीज ही कलर्ड यहाँ पे शो करेगा, क्यों, क्योंकि बामर सीरीज ही विजिबल रीजन में आ रहा है। आगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो न्यू बार अपॉन 1/λ इक्वल R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2² सेंटीमीटर इनवर्स होगी। न्यू बार किसमें निकलता है, हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में। यहाँ पर जो R है रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 109737 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और 1/R की वैल्यू अगर निकालनी है तो 912 एंगस्ट्रॉन होगी। न्यू बार जो है वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स है, और लैम्डा क्या होगी, वेव लेंथ। बाकी जेड एटॉमिक नंबर हो गया, एन एनर्जी लेवल हो गए।
आगे है कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट केस है, जो ट्रांजिशन है वो एन से सीधा क्या हो रहा होगा, फर्स्ट, यानी कि ग्राउंड लेवल में ही आ रहा है, कहीं से भी सीधा ग्राउंड लेवल में आ रहा है। तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालेंगे? n(n-1/2) करके। स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फॉर्मूला होता है n(n-1/2). और अगर हमें सेकंड केस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है वो एन से एन डैश से एन में आता है या n2 से n में आता है। यहाँ पर सीधा 1 में नहीं आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आ रहा है, जा रहा है, लेकिन सीधा फर्स्ट एनर्जी लेवल में नहीं आ रहा है। तो इस केस में भी फॉर्मूला तो वही होगा n(n-1/2), लेकिन यहाँ पर हम n कैसे निकालेंगे? n निकालने के लिए हमें n2 माइनस n1 प्लस 1 करना पड़ेगा। n2, अगर हमें यहाँ n चाहिए तो n2 माइनस n1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, फिर यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो n के इक्वल होगी। देखो n निकालना है पहले, n कैसे निकलेगा? n2 माइनस n1 फिर प्लस 1, और यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी उसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से निकल जाएगी। फॉर्मूला है n(n-1/2). कैलकुलेशन ऑफ वेव इन nth बोर ऑर्बिट। nth बोर ऑर्बिट में अगर हमें वेव कैलकुलेट करनी है तो वेव हमेशा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल नंबर ऑफ n के इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ वेव इक्वल n होगा, जहाँ पर n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जहाँ पर n क्या है? बोर ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के लिए वेव निकालने हैं, वेव उतने ही होंगे जो जिस नंबर का ऑर्बिट होगा। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा है, अगर सेम होंगे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी सेम रहता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी सेम रहता है। आगे है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कैसे निकलते हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के इक्वल होता है। यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बोर ने दिया है, ये इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये जो कि nth सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी के बारे में, उसकी रेडियस और उसकी वेलोसिटी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि पहले हमने पढ़ ली है, उन फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब आ गया है नंबर ऑफ सबसेल। नंबर ऑफ सबसेल क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेल जो है एन के इक्वल होगा। अगर एन एक होगा तो सबसेल भी एक होगा, एन दो होंगे तो सबसेल भी दो होंगे, एन तीन होगा तो सबसेल भी तीन, एन चार होंगे तो सबसेल भी चार होंगे। एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल भी एन से निकाल सकते हैं। एनर्जी जो होती है सबसेल की n+1 की n+l के इक्वल होती है, और n+l के प्रोपोर्शनल होती है, और n के प्रोपोर्शनल और l के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर जो l है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, n जो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। आगे है टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो उन एटम्स की बात हो रही है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, या हीलियम प्लस हो गया, या कोई भी जैसे सोडियम है, सोडियम हमने 10+ कर दिया तो वहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो उनके लिए जो एनर्जी होती है, फर्स्ट जो एनर्जी लेवल होगा उसके लिए सबकी इक्वल होगी, सेकंड एनर्जी लेवल वालों के लिए इक्वल, थर्ड एनर्जी लेवल वालों के लिए इक्वल, और फोर्थ एनर्जी वालों के लिए इक्वल, लेकिन फोर्थ की ज़्यादा, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अबाउ प्रिंसिपल है यहाँ पर एनर्जी जो होती है n+l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह है अबाउ प्रिंसिपल। तो दोनों के लिए अलग अलग है, या मतलब अलग अलग तरीके से एनर्जी निकलती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे है एनर्जी ऑफ nth एनर्जी लेवल इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में nth डीजनरेसी ऑफ nth एनर्जी लेवल की डीजनरेसी कैसे निकलेगी? n² करके। डीजनरेसी हमेशा n² के बराबर होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने भी डीजनरेट लेवल होंगे सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n² क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ सबसेल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सबसेल इन nth सेल में l के इक्वल होंगे, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल बात करेंगे तो n² होगा। डीजनरेसी की ऑर्बिटल के इक्वल होती है। आगे है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर l होता है। ये जो है सोमरफील्ड ने दिया है, ये इंफॉर्मेशन देता है सब सेल्स के बारे में। सब सेल अगर एल की वैल्यू 0 1 2 3 है तो सब सेल S P D F होंगे। S 0 के लिए, P1 के लिए, D के लिए 2, F के लिए 3। और दूसरा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वैल्यू ऑफ एल। वैल्यू ऑफ एल हम यहाँ से ये वैल्यू ऑफ एल बता सकते हैं। वैल्यू ऑफ एल जो होती है 0 से n-1 तक होती है। अगर n आपका 1 है
तो एल की वैल्यू n-1 यानी कि 0 होगी, यानी कि एस की बात हो रही होगी वहाँ पे। और एन अगर आपका 2 है तो वहाँ पर क्या होगा, 0 से n-1, 0 भी होगा, n-1, 2-1, 1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, यानी कि एस भी होगा और पी भी होगा। आगे बात करें तो आगे है और भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की बात करें तो एल निकलता है एल अंडर रूट एल प्लस 1 एच कट होता है h/2 पाई। तो एल कैसे निकलेगा, एल+1 एच कट, और एच कट की वैल्यू होती है h/2 पाई। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल में ऑर्बिटल्स की बात करें तो 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहते हैं। आगे है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑर्बिटल है उनका ओरिएंटेशन कैसा है उसके बारे में बताते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है -L से +L होती है। ये जो है अगर डी सब सेल की बात करें तो डी सब सेल में एल की वैल्यू 2 होती है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, -2 to +2, -2 से +2 तक, तो -2 भी होगी, -1 भी होगी, 0 भी होगी, +1 भी होगी और +2 भी होगी। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो ये स्मिथ और उनहेलबेक ने दिया था, और ये इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स के बारे में, और जो स्पिन होती है +½ और -½ रहती है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये एन एल और एम के बारे एम को डिफाइन कर सकता है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आगे है नोड। नोड क्या होता है, नोड्स की बात करें तो नोड दो टाइप के होते हैं। एक तो नोडल पॉइंट के फॉर्म में हो सकते हैं और एंगुलर नोड के फॉर्म में हो सकते हैं। अब जो नोडल पॉइंट होता है इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है, नोड मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो नोडल पॉइंट एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। तो एस में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है, तो एस में नोडल पॉइंट 0 रहेंगे। पी डी एफ की अगर आप बात करें तो पी इस तरीके से होता है, वैसे ही डी डबल डम्बल, पी में डम्बल शेप, डी में डबल डम्बल शेप, ये डिफ्यूज शेप, ये इस तरीके से होते हैं। और इनमें जो एक बीच का जो पॉइंट होता है वो नोडल पॉइंट होता है। इसका मतलब पी डी एफ में एक नोडल पॉइंट प्रेजेंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर नोड दो टाइप का होता है, एक नोडल प्लेन और कॉनिकल नोड। नोडल प्लेन और कॉनिकल नोड की बात करें तो नोडल प्लेन ऐसा प्लेन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो एस पी यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज़ होती है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होती है। इसका मतलब अगर पी के लिए बात कर रहे हैं तो पी का एज एल की वैल्यू 1 होती है तो उसमें नोडल प्लेन 1 होगा, और डी की बात करेंगे तो नोडल प्लेन 2 होगा, और डी में ही DZ² की बात करते हैं उसमें कॉनिकल प्लेन 2 होते हैं। तो ये जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होंगे। आगे है रेडियल नोड। रेडियल नोड एक फॉर्मूले से निकलती है n-L-1। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ये 1 हो गया। तो रेडियल नोड कैसे निकलेगी, n-L-1 से। अब आगे है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल की प्लेट होती है जिस पर सन से फोटोन पड़ते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो सन से फोटोन पड़ते हैं तो सन से आएगा h²। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक तो एनर्जी चाहिए होती है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किसके बराबर निकलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको W0 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, प्लस W0 से तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को मूव भी तो करना है, यहाँ से जाना है तो निकल के मूव भी करना है, तो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इतनी h² चाहिए, इतनी h² की नीड होती है प्लेट पर कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकलकर मूव भी कर जाए। तो h² कितने किसके बराबर होना चाहिए, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर W0 जो हो गया वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, और जो के है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, h² जो होगी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी भी h² के फॉर्म में ही होगी, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी जो इस h² के फॉर्म में होगी उसको हम h²0 ले लेंगे। तो h²0 लेंगे तो न्यू जो होता है C/λ होता है, तो न्यू नॉट की जगह
सी अपॉन लेमडा नॉट लेंगे तो सी यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, ओवरऑल 1/λ माइनस 1/λ नॉट आ जाएगा। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल Hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट। इस फॉर्मूले में न्यू की जगह एच न्यू नॉट रख के ये पूरा मॉडिफाई कर रखा है। यहाँ पर बात करें तो लैम्डा जो होगा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन होगा, लैम्डा नॉट जो होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन होगा, और क्योंकि लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वाले के लिए लिया है। न्यू और न्यू नॉट की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होंगी। एप्लीकेशन की बात करें तो जो सोलर पैनल लगे रहते हैं या स्ट्रीट लाइट लगे रहते हैं, स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट और सोलर पैनल जो होते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आगे है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल होता है 0। ये है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। यहाँ पर बात करें अगर, हाँ ये तो हमने तीनों एक्सिस के लिए ले रखे, अगर हमें सिर्फ एक एक्सिस के लिए लेना है तो हम डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेंगे, मतलब जिस भी एक्सिस के लिए लेना है उसको ही लेंगे, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल 0 कर देंगे। और इस ओवरऑल ये जो वैल्यू है इन तीनों को लेप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं। लेप्लेशियन ऑपरेटर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, लेप्लेशियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस इन तीनों की जगह लेप्लेशियन ऑपरेटर ले सकते हैं। लेप्लेशियन ऑपरेटर इन तीनों के सम के बराबर होता है, साई को यहाँ से अलग कर देंगे फिर। तो ये लेप्लेशियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल ई न्यू इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर लेप्लेशियन स्क्वायर को अगर यहाँ पर फर्दर मॉडिफाई किया जाए तो ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एच साई इक्वल 0 के इक्वल आ सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जो एच साई होता है वो ई साई के इक्वल होता है। यहाँ से एच की वैल्यू ई साई के इक्वल हो रहा है तो इस पूरे में ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये ई साई के इक्वल है तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ई की वैल्यू यानी कि एच की वैल्यू क्या निकलेगी, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लेप्लेशियन स्क्वायर प्लस वी। यहाँ पर ये जो है पार्टिकल, ये जो पहला वाला है पार्टिकल दे रखा है जो कि 3D मतलब 3D के लिए है, यानी कि तीनों एक्सिस इंक्लूड की जाएंगी। एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी है, वी की बात करें पोटेंशियल एनर्जी है, डी साई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स की बात करेंगे तो सिंगल और डबल डेरिवेटिव ऑफ साई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर लेप्लेशियन स्क्वायर की बात करें तो ये डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर का सम है लेप्लेशियन स्क्वायर, और इसको लेप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। एच की बात करें तो हर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पर बता दी है। जो ये है ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है, टोटल एनर्जी ई की बात करिए इसका ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब नीचे 2-3 ग्राफ दे रखे हैं, ये ग्राफ क्या कहते हैं देखो, साई स्क्वायर और आर की बात करेंगे तो साई स्क्वायर जो होता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। हमें पता है कि रेडियस मतलब साइज जितना बड़ा 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 होगा, रेडियस जितनी दूर जाएगी उतने इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस के नज़दीक ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी तो ये नीचे को जाएगा। अब ये कह रहे हैं डीवी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम जब लेते हैं तो हम एक छोटा वॉल्यूम लेते हैं, तो छोटा वॉल्यूम में हमें पता है कि सिर्फ मतलब जस्ट न्यूक्लियाई के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, न्यूक्लियाई से तो थोड़ा दूर प्रेजेंट होंगे। अब यूनिट वॉल्यूम में थोड़ा दूर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियाई से, तो यूनिट वॉल्यूम में हम छोटा वॉल्यूम ही लेते हैं, तो छोटा वॉल्यूम में हमें पता है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, यानी कि रेडियस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाएंगे, थोड़ा ही दूर जा पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ही वॉल्यूम लिया है हमने, तो थोड़ा सा दूर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक में मिलने की प्रोबेबिलिटी रेडियस के साथ कम हो रही है, एक में बढ़ रही है, तो ओवरऑल यहाँ क्या होगी, पहले बढ़ेगी फिर कम होगी। अब यहाँ पर जो आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई से डिस्टेंस कितनी है, और साई स्क्वायर की बात करें तो प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है।